मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब कभी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे जो भारत के संविधान में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक और बिंदु उसमें जोड़ा गया। शुरुआती दौर में 10 पॉइंट्स थे, 10 बिंदु थे, 10 कर्तव्य थे जिसको हम 10 कमांडमेंट्स के रूप में भी देख सकते हैं, किंतु 11वां जब जोड़ा गया तो आज की तारीख में 11 है। इसमें से मैं सभी की चर्चा नहीं करूँगा, मैं मात्र एक ड्यूटी की चर्चा करूँगा। दरअसल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया चैप्टर जोड़ा गया जिसको हम 4A कहते हैं और एक नई आर्टिकल जोड़ी गई, अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको हम 51A कहते हैं। मैं आज 51A के स्मॉल h पर चर्चा करूंगा जो सभी नागरिकों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार कर्तव्य की चर्चा करते हैं, मूलभूत कर्तव्य की चर्चा करते हैं। क्या कहा जा गया है उस अनुच्छेद के उस उपखंड में? ये कहा गया है कि यह सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हिंदी में मैं कहूँ तो सभी नागरिकों का एक कर्तव्य होगा कि वे अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। दरअसल ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है, मूलभूत कर्तव्यों की बात है, यह दुनिया के बहुत सारे संविधानों में इसका जिक्र नहीं है। पश्चिम के संविधानों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जापान के संविधान में इसका जिक्र है। पश्चिमी देशों में, खास करके ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वो कॉमन लॉ से डिसाइड होते हैं और जो कोर्ट के फैसले हैं उसके आधार पर तय होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उनके पास वो नागरिक का कोई कर्तव्य ही नहीं रहेगा। और ये सारे जो कर्तव्य दिए गए हैं या दिए जाते हैं कहीं भी, उसका मकसद होता है लोगों के अंदर देश निर्माण की भावना, देशभक्ति की भावना को विकसित करना। हालांकि ये कर्तव्य एक तरीके से अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो कोई कानूनी रूप से आप पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर कानून हैं जो कुछ कर्तव्यों के बारे में लागू होते हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडे का आप अपमान नहीं कर सकते। वो राष्ट्रीय झंडे या राष्ट्रीय एंथम या राष्ट्रगान जब गाया जा रहा हो तो आशा की जाती है कि आप उसका सम्मान करेंगे, किंतु बाकी हमारे ऊपर, हमारे विवेक के ऊपर छोड़ा गया है। किंतु जिस रूप में छोड़ा गया बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के संविधान में भी इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अमेरिकी लोग अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना और देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसकी भावना भरी जाती है। इसीलिए ये जो पश्चिम के देश हैं, भले उनके संविधान में इस तरह की बातें नहीं हो, लेकिन वहाँ के नागरिक बड़े ही उत्तरदायित्व वाले नागरिक हुआ करते हैं। वैसे जो समाजवादी देश हुआ करते थे, आज की तारीख में वो ख़त्म हो गए हैं, उनके संविधान में विशेष रूप से इसका प्रावधान किया गया था। चाइना के संविधान में आज भी जो उसका चैप्टर 2 है उसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकारों और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूलभूत कर्तव्यों दोनों की चर्चा की गई है। तो अब मैंने जिस कर्तव्य की बात की, अब उसको थोड़ा सा व्याख्यायित करने की मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात है कि हमारे अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। यह क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हम आँख मूंद कर किसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं। ऐसा नागरिक बहुत सक्षम नागरिक नहीं बनता। हमारे अंदर इंक्वायरी की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर किसी चीज़ के प्रति सवाल करने की भावना होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अचानक ये पैदा हो गया है, यह हमारे मनीषा का बहुत अंग रहा है। हम कह सकते हैं कि सत्य के अन्वेषण की बात है, और वैज्ञानिक चिंतन या वैज्ञानिक मिजाज या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर होगा तभी हम सवाल करेंगे, उन सवालों के हम हल ढूंढेंगे, तभी हम सत्य के पास पहुंच सकेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भारतीय मनीषा का भाग है? यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो मंत्र दिए गए उनमें से एक मंत्र मैं आपको पढ़ता हूँ जो इससे संबंधित है। वह मंत्र है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य
पीतम मुखम तत्त्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि दृष्टये। उसमें कहा गया है कि सोने के बर्तन ने सत्य के मुंह को ढक रखा है, इसलिए हे प्रभु मुझ सत्यान्वेषी के लिए उस सोने के बर्तन को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य का दर्शन करूं। दूसरे शब्दों में अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है सत्य के ऊपर, उस अज्ञान के आवरण को हटाने की बात कही गई है। और आधुनिक युग में अगर हम वैज्ञानिक चिंतन अपने अंदर विकसित न करें, अगर हम अपने अंदर ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी की भावना विकसित न करें, तो हम बिल्कुल अंधविश्वासों में फंसते चले जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि इस देश में और दुनिया में भी अंधविश्वासों में मनुष्य फंसता चला गया हुआ है। पंडित नेहरू ने बार बार इस चीज़ को उद्घाटित किया और बार बार ये कहा कि नागरिकों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। हम जो भी बात करें, हम बिल्कुल एक इन्फॉर्म ढंग से बात करें। इन्फॉर्म ढंग से तभी बात कर सकते हैं जब हमारे अंदर इंक्वायरी की भावना हो, क्वेश्चन करने की भावना हो, उसको समझने की भावना हो, उसको जानने की भावना हो। और विज्ञान क्या करता है, वो ऑब्जर्वेशन को प्रोत्साहित करता है। आप चीज़ों को देखो, समझो और उससे थियरम निकलते हैं। उस थियरम को अप्लाई करो और देखो कि क्या थियरम हर जगह लागू होता है या बिल्कुल कुछ ही जगहों पर ही लागू होता है। और अगर थियरम हर जगह लागू होता है तो वैज्ञानिक खोज अन्वेषण का विषय हो जाता है। इसलिए दुनिया में जिस राष्ट्र ने भी प्रगति की, उसने तभी प्रगति की जब वहाँ वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। आपको मैं ले चलना चाहूँगा यूरोप के इतिहास के बारे में। 14वीं शताब्दी में यूरोप में पूरी आबादी यूरोप की जो थी, उस आबादी का 1/3 प्लेग में ख़त्म हो गया। जो उस समय धर्म प्रचलित था, जो पोप की सत्ता चलती थी, वहाँ ये बताया जाता था लोगों को कि जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन जब 1/3 आबादी ख़त्म हो जाएगी, जब मौत आपके दरवाजे पर खड़ी होकर के नॉक करती रहेगी, दरवाज़ा खटखटाती रहेगी, उस समय आपको सोचना पड़ेगा कि फिर ईश्वर कर क्या रहे हैं। इसलिए प्लेग के बाद रिनेसा हुआ। रिनेसा का मतलब एक तरीके के से जन जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ। और उस जागरण में लोगों ने कहा कि केवल ईश्वर पर भरोसे से काम नहीं चलेगा, मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ कला का विकास हुआ। मूर्तिकला, शिल्पकला, साहित्य, संगीत, विभिन्न कलाओं का और साहित्य का, दर्शन शास्त्र का ज़बरदस्त वहाँ विकास हुआ। और मनुष्य ने कहा कि बिल्कुल आनंद जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन का आनंद मनाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत वहाँ पे चले, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उसी पुनर्जागरण का वो नतीजा थे। क्योंकि जब दार्शनिकों ने सोचना शुरू किया, जब जीव और जगत से थोड़ा सा आगे बढ़ करके समाज के बारे में सोचना शुरू किया, तो उन्हें यह मूल मंत्र मिला। और उस मूल मंत्र के आधार पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। आप आश्चर्य इस बात में नहीं करना चाहिए कि जो हीगल का दर्शन है, जो मार्क्स का दर्शन है, वो पश्चिमी यूरोप में पैदा हुआ। क्योंकि लोगों के अंदर इंक्वायरी की प्रवृत्ति पैदा हुई, समझने की प्रवृत्ति पैदा हुई, समाज को जांचने की प्रवृत्ति पैदा हुई। और उसके पहले यूरोप की दशा बहुत ही खराब थी। तो इसी वैज्ञानिक चिंतन के परिणाम स्वरूप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और आज यूरोप कहाँ है, आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए हमारे खुद के धर्म ग्रंथ में, यजुर्वेद में, जो सत्य को तलाशने की बात कही गई है, वो सत्य यही है कि हम आँख मूंद कर किसी भी चीज़ को केवल आस्था विश्वास के आधार पर नहीं मान लें, हम क्वेश्चन करें और हम सत्य के ऊपर जो आवरण पड़ा है ज्ञान का, उस आवरण को हटाने की हम कोशिश करें। दूसरा है मानववाद। अब मानववाद क्या है? हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर दुनिया भर में लड़ाइयाँ होती रही हैं। लेकिन मानववाद ये कि मनुष्य से बड़ा तो कोई होता ही नहीं, इसलिए मनुष्य से प्रेम करना सीखना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद में जो महत्वपूर्ण एक श्लोक है, वो मैं आपको पढ़ना चाहूँगा, जिसमें मैं मानता हूँ कि मानववाद ही वो मानववाद का एक्सप्रेशन है, प्रकटीकरण है। क्या कहता है? कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। कितनी उदात्त भावना है। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट न झेलना पड़े। इससे बड़ा मानववाद क्या हो सकता है?
irrespective of the individual's belief, irrespective of his race, the language he speaks, the food he eats, the gender, residence, place of residence, वो मनुष्य जो इस देश में रह रहा है, जो दुनिया में रह रहा है, वो मनुष्य निरोग रहे, वो सुखी हो, ये भावना है मानववाद की। और ये मानववाद की भावना हमें आगे बढ़ाने के निमित्त है, हमें पीछे धकेलने के निमित्त नहीं है। बहुत सारे लोग देश की सीमाओं में अपने को सीमित कर लेते हैं। यह मूलतः एक विश्ववाद की धारणा है, जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारे एक दूसरे उपनिषद में जिसकी चर्चा हुई है, जिस उपनिषद को हम कहते हैं महाउपनिषद, जो सामवेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है, इसमें कहा गया है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये जो आप आर्ष वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, अभी G20 की मीटिंग जो हुई थी हमारे देश में, उसका आर्ष वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। यदि पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, इससे बड़ा मानववाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए इस देश ने मानववाद दिया है। ह्यूमन राइट्स की बात बहुत बाद में आई है, मानव अधिकार की बात बहुत बाद में आई है, लेकिन इस देश ने दिया है। और इस देश को उस मानववाद की ओर लौटना पड़ेगा। अभी दिखलाई दे रहा है कि हम मानववाद से पीछे हट रहे हैं। हम मनुष्यत्व से बड़ा तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता, कोई विश्वास नहीं हो सकता, कोई आस्था नहीं हो सकती। मनुष्य को दुखी करके, पीड़ित करके सभ्यताएं आगे नहीं बढ़ती, सभ्यताएं बर्बाद हो जाया करती हैं। इसलिए हमें इस कर्तव्य के चैप्टर से इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या सोच के इसको रखा गया होगा। अगली बात क्या, ज्ञानार्जन, ज्ञान हासिल करो, यानी सेंस ऑफ इंक्वायरी आपके अंदर होनी चाहिए। ये जो ज्ञान की भावना है, वो ज्ञान की भावना कठोपनिषद में आप देखेंगे तो बहुत पहले से कही गई है। एक श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधक। स्वामी विवेकानंद ने इसका इस्तेमाल एक दूसरे सेंस में किया था, जो बढ़िया सेंस में किया था, कि उठो जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है, उठो जागो और श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान हासिल करो। बिना ज्ञान के वो सोने के पात्र में जो सत्य छुपा हुआ है, उस सोने के पात्र ने जो ढक रखा है सत्य के मुंह को, आप जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक अज्ञान के पर्दे को हटाएंगे नहीं, तब तक आप नहीं जान सकेंगे वो सत्य क्या है। और वो ज्ञान से ही आप अज्ञान को हटा सकते हैं और आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञानार्जन, और बिना ज्ञान के, और ज्ञान का मतलब ये करने की किताबी ज्ञान, किताब पढ़ लिया, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात कही गई। उसका हिंदी ट्रांसलेशन भले ज्ञानार्जन दिया गया हो, किंतु इंक्वायरी की बात है, जो साइंटिफिक टेम्पर से भी जुड़ा हुआ है। और रिफॉर्म, सुधार की भावना। अगर लगता है कि समाज में कुछ गड़बड़ी है, कुछ समाज गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको सुधार के आगे बढ़ाओ। लगता है नीतियों में कुछ गड़बड़ी आ गई है, नीतियां वो काम नहीं कर रही हैं जो करना चाहिए, उसमें सुधार कर सकते हो। कानून में सुधार करो, अपने में सुधार करो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने में सुधार करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है कि जो वह जानता है वही अंतिम सत्य है। ऐसा नहीं होता। अंतिम सत्य वही नहीं है जो हम और आप जानते हैं। अंतिम सत्य तो हम आपके डिस्कशन से निकलेगा, अंतिम सत्य तो खोजों से निकलेगा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने से निकलेगा, वैज्ञानिक चेतना से लैस होने से निकलेगा। इसलिए ये जो रिफॉर्म की प्रवृत्ति है, यदि हमें पता चलता है कि कहीं कमी है, उस कमी को दूर करें, रिफॉर्म्स की बात कही गई है। इसलिए मित्रों, मैं मानता हूँ कि जो 51 कैपिटल A स्मॉल h के रूप में जो कहा गया है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश को इस पर गर्व होना चाहिए कि नागरिकों के यह कर्तव्य बताए गए हैं। अब हमारे आप पर निर्भर करता है कि हम इस कर्तव्य को कितना आत्मसात करते हैं और कितना हम आत्मसात नहीं करते। मेरा आग्रह होगा कि हमें इसे आत्मसात करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को, जैसा मैंने कहा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।